हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको जो है वो काफ़ी हेल्प करेंगे। स्पेशली हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट को एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो न्यूज़पेपर में मैंशनड है हम उसको किस तरह से जो है वो एज एन कंटेंट अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज़ है, हम उसको कैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे जो है वो हमें डाटा जो है वो कलेक्ट करना है न्यूज़पेपर से, वो भी हम एनालाइज करेंगे। और यहाँ पर न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो वो रहता है अमर उजाला, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से ही जो है वो हम क्या करेंगे, न्यूज़ को छांटेंगे मेंस के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने क्या किया है कि जो राज्य सरकार का 2022 का जो इनिशिएटिव था ग्रेड पे को लेकर, यानी कि किस तरह से जो है वो वेतन यानी कि सैलरी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी, उसको वापस ले लिया। तो जो वापस ले लिया है, तो यहाँ पर 89 श्रेणीज़ में जो है वो हम कह सकते हैं कि जो हज़ारों कर्मचारी है उनके जो वेतन होंगे यानी कि उनकी जो सैलरीज होगी अब नए सिरे से जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 से लेकर 15,000 तक जो है वो वेतन जो है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पर अब अगर सरकार नए रूल्स लेकर आती है तो इसका इम्पैक्ट जो आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी पड़ सकता है और जो अभी पहले से ऑलरेडी जो इन सर्विस है उनके ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि 2022 के बाद स्पेशली जो है वो यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है वो पहले वाली पॉलिसी को एक तरह से अब रिन्यू या फिर नए तरीके से जो वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो मेंस के लिए हमें ये कैसे हेल्प कर सकती है। मेंस के लिए हमें ये हेल्प करती है, डेमोक्रेसी का एक ना फीचर भी रहता है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती, तो ये उसका एक एग्जाम्पल रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैसे मेरिट और डिमेरिट होती है ना, तो ये एक डिमेरिट है हमारी कि पॉलिसीज़ कंटिन्यू नहीं हो रही। तो जब आपको मेंस में लिखना है, ठीक है, मान लीजिए आपको एज एन एग्जाम्पल लिख रहे हो आप और कैसे लिंक कर रहे हो कि डेमोक्रेसी में पॉलिसीज़ कंटिन्यू नहीं हो रही, तो आप वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। जब हिमाचल सेंट्री क्वेश्चन लिख रहे हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2022 का जो पे स्केल सिस्टम था जो उसको जो है वो जो अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया या उसमें चेंजेस लाने की बात करी। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं लिंक करते हैं लिटरेसी के साथ, और हिमाचल प्रदेश जो है वो फुली लिटरेट स्टेट बनने की जो है वो फेज़ पे चला हुआ है। और हमारे पास अभी कितनी है, 99.02% जो है वो हमारी साक्षरता दर जो पहुँच गई है। दैट मीन्स लिटरेसी में वो बहुत ही कम, लाइक हम बहुत क्लोज है कि जब हिमाचल प्रदेश को जाओ भारत की जो है वो एक जो फुली लिटरेट स्टेट जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अभी ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई स्टेट और नहीं है भारत के साथ। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो मिज़ोरम का जो है वो 98% रैंक आता है, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो 97, और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो 95, केरल की अगर हम बात करें तो इनका भी 95 आता है और गोवा का 93। अब देखो इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो फुली लिटरेट है, तो सबसे पहले नंबर पर आती है मिज़ोरम, ठीक है, दूसरे पर आपको याद रखना है दैट इज़ गोवा, और तीसरे पर आपको याद रखना है त्रिपुरा। तो ये तीनों स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट, डिजिटली जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ केरला। तो ये पॉइंट भी आपको जो है साथ में याद करना है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करता है। तो देखो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें एक डीमेरिट की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है उसकी हमने एक मेरिट डीमेरिट जो है वो डिस्कस करी कि क्या होगा कि जो ये गवर्नमेंट इलेक्ट हम कर रहे हैं इसमें पॉलिसीज़ का कंटिन्यूशन नहीं हो पाता, प्रेसिडेंशियल में हो जाता है, पार्लियामेंट्री में नहीं होता। हम इसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पे लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने बात करी लिटरेटी, जो फुल लिटरेट जो स्टेट बनने वाली है हिमाचल प्रदेश भी, और ऑलरेडी हमने एग्जिस्टिंग की भी बात कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो हिमालयाज़ का जो ऊपरी क्षेत्र है, यानी कि जो अपर हिमालयाज़ है, मिडल हिमालयाज़ भी हम इनको कहते हैं, इनको ना इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार से भी जो है वो रिपोर्ट मांगी है, किसने, एनजीटी ने। अब एनजीटी देखो सबसे पहले बेसिक फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बनाया गया है 2010 में। एनजीटी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है, 2010 में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला याद रखना। अब एनजीटी से पहले भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस होते थे, लेकिन उन केसेस को कौन देखता था, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था केसेस का, एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस भी देख रहे हैं, सिविल भी देख रहे हैं, क्रिमिनल भी देख रहे हैं, अपीलेट भी देख रहे हैं, सारे के सारे काम सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस जा रहे हैं, बर्डन बहुत इंक्रीज हो रहा था। तो एनवायरनमेंट के केसेस को एड्रेस करने के लिए एक अलग से कोर्ट बनाया गया, दैट इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
2010 में बनाया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एनजीटी एक्ट भी रहता है जिसके अंडर जो है वो ये बनाया गया था 2010 में, आपको याद रखना है। तो फिर जब ये कोर्ट बना एनजीटी, अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल बेंच आपको याद रखना है जो है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अब ये जो एनजीटी है इसने भी हिमाचल सरकार को कहा है कि आपको जो है वो ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, स्पेशली जिस तरह से जो है वो डिज़ास्टर्स जो है वो हिमालयाज़ में देखी जा रही है। तो यहाँ पर हमें जो है वो इको सेंसिटिव जोन अगर हम डिक्लेयर करते हैं या हम कुछ ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें जो है वो हिमालयाज़ को जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हिमालयाज़ प्रेजेंट टाइम पे, तो हम इजीली कह सकते हैं कि फिर हमारे पास एक रिपोर्ट डाटा रहेगा तो सरकार के लिए काम करना भी आसान होगा, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और फॉरेस्ट और ये जो हिमालयन रीजन है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमालयाज़ का जो एक्सटेंशन है हिमाचल प्रदेश में तो वो है 10%। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि 10% जो है वो हिमालयाज़ का एक्सटेंशन है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो नॉर्थ वेस्ट वाले जो हिमालयाज़ है इनको अगर हम बात करें तो हिमाचल हिमालयाज़ भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ रहती है वो लिंक करती है एक तरह से कंस्ट्रक्शन जोन के साथ। देखो कैसे, अभी सिंपल रहता है, अगर आप देखोगे अपने आसपास तो आपको नदियाँ नाले तो दिखेंगे नहीं, सिर्फ घर घर ही दिखेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस न्यूज़ में कि नदियों नालों के आसपास जो नदी है जो नाले हैं उनके आसपास उनके रास्ते में जो है वो लोगों ने क्या कर लिया, अपने घर बना लिए हैं। और सिंपल से कहावत है कि पानी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता। आज अगर किसी नाले में पानी कम आ रहा है तो दैट नॉट मीन्स कि वहाँ पर फ्यूचर में पानी ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन फिर इसमें हमारा क्या रहता है, हम देखते हैं कि यार छोटा सा रीजन है पानी कम निकल रहा है तो यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी नाली बना दो, उसको जो है वो आरसीसी से कवर कर दो, बच जाएंगे। बट लेकिन ये गलत तरीका है। पानी जो है वो हमेशा अपना रास्ता जो है वो बढ़ाता है और पानी अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर वो डेफिनेटली वो घरों से निकलेगा। तो एक सिंपल सा फैक्ट जो आपको याद रखना है कि नदी और नाले के रास्ते में जो लोग बस गए हैं इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। और 13 साल में अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कौन सा कंस्ट्रक्शन जोन होगा कौन सा कंस्ट्रक्शन जोन नहीं होगा। हिमाचल में या हिमालयाज़ में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अभी हम ये क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस रीजन में कंस्ट्रक्शन होगी किस रीजन में नहीं। जनरली क्या होता है कि रोड साइड पे जो भी ऐसे नदियाँ नाले वाले रीजन होते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि इस ज़मीन पे कुछ नहीं होगा, इसको बेच देते हैं। वहीं खरीदने वाले लोग भी ध्यान नहीं देते, उनको रहता है कि रोड साइड ज़मीन मिल रही है खरीद लो और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। फिर वो कंस्ट्रक्शन आपको देखोगे जब ज़्यादा बारिश हो जाए लैंडस्लाइड हो जाए तो उसकी वजह से उनको जो है वो इफेक्ट होता है। और यही चैलेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश आज के टाइम पर फेस कर रहा है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें जो ये जो ज़्यादा आबादी वाला जो क्षेत्र है ना हिमाचल प्रदेश का 45% उसमें जो रीजन आता है वो अभी इस टाइम पे डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग है, वो आपदा प्रभावित क्षेत्र है। तो ये ऐसे रीजन में हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन बना रखे हैं। और हिमाचल में तो आप देखोगे भी लोगों ने क्या करा है, पहाड़ियों के साइड साइड पे नदियों नालों के साइड साइड पे जो है वो घर बना दिए हैं। तो वो फिर वो एक खतरा ही है, वो एक डेंजर जोन ही है। कल को पानी ज़्यादा आ जाए बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर वो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चैलेंज हमारे पास अभी बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बादल फटना भी एक चैलेंज है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो लैंडस्लाइड्स बादल फट रहे हैं जब, तो उससे और ज़्यादा जो है वो जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है पंचायत के जो चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में। तो 2011 की जनगणना जो है यानी कि जो 2011 सेंसस है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, स्पेशली फॉर द आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के लिए 2011 की जो सेंसस है उसको ही फॉलो किया जाएगा। अब ये कैसे कंसेप्ट लिंक होता है, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो आर्टिकल आता है 243D जिसके थ्रू रिजर्वेशन जो है वो पंचायती राज में दी जाती है। और पंचायती राज में रिजर्वेशन देने का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से सभी का शेयर जो है वो डेमोक्रेसी में प्रमोट करना। और पंचायती राज को आपको लिंक याद रखना है कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का भी जो है वो एक एग्जाम्पल है। पंचायती राज, ठीक है, हम कह रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल। तो यहाँ पर आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है जो कि 1992 में हुआ था, पहला पॉइंट। उसके बाद आपको याद रखना है शेड्यूल 11 के बारे में जिसमें जो पंचायती राज के बारे में मेंशन किया गया हमारे संविधान में। 29 जो है वो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट आते हैं, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड आपको याद रखना है, प्लस साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो पंचायत है, पंचायत से रिलेटेड जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सभी के सभी कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ही फाइनेंसेस को लेकर भी पावर होती है। और दो आर्टिकल आपको और भी याद रखने हैं, एक 243I और एक 243K। 243K में आपको याद रखना इलेक्शन है। इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, कौन बनेगा नेक्स्ट प्रधान, तो K से याद रखना इलेक्शन। और 243I में आपको याद रखना है फाइनेंस,
FI से आपको उसको आई सिंपल याद रखना है, यहाँ पर होगा 243I, दैट इज़ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों के अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है, लेकिन इनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल रहता है वो रहता है कि एयरलिफ्ट हमने यहाँ पर की है, जो भी मणि महेश में जो वहाँ पर गए हैं पर, ठीक है, अगर हम बात करें जो कि श्रद्धालु जो वहाँ पर गए उनको हमने एयरलिफ्ट किया, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमने जो है वो जो इंडियन एयरफोर्स है उसको यहाँ पर जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर जो रेस्क्यू किया है। तो आपको ये भी जो है वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 700 के अराउंड लोगों को यहाँ पर जो रेस्क्यू किया गया, रेस्ट भी रेस्क्यू किए गए। अब इसमें एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेकंड उसके बाद जो हमारे CM है उन्होंने कहा कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने ना कंसेप्ट प्रमोट किया अतिथि देवो भव का। अतिथि देवो भव का कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया, देखो कैसे उन्होंने यहाँ पर लिंक करते हैं हम इसको लिंक ना मेंस में भी कर सकते हैं कि जैसे, ठीक है, फॉरनर्स बाहर, हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो लोग यहाँ पर बाहर से घूमने के लिए आते हैं, तो हम हमारे लिए तो अतिथि हुए एक तरह से। तो जब चैलेंजेस आए, जब चैलेंजेस में वो है, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, ठीक है, आप अगर सोशल मीडिया पर चेक करोगे तो वहाँ पर हमें रील्स वायरल होती दिखने, मतलब एक तरह से हमें उन रील्स में पता चलता है कि जो चंबा के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिंक होता है, अतिथि देवो भव से। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, और ये केस स्टडी की फॉर्म में हम इसको मेंस में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, सस्ती मिलेगी प्राकृतिक खेती के लिए जैविक सामग्री। जैविक का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक। तो ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सेकंड उसके बाद सस्ती मिले प्राकृतिक खेती मतलब नेचुरल फार्मिंग। और नेचुरल फार्मिंग आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट जो है वो एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए फैक्ट लिंक कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं तो उससे क्या होता है कि नुकसान हो रहा है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर अगर हम बात करें तो एक तरह से हाई यील्ड वैरायटिंग और हाई लेवल पर जो है केमिकल्स का यूज़ किया गया था भारत को फूड वॉल बनाने के लिए। बट लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑफ सीज़न अगर हम बात करें तो पंजाब में पानी नहीं है, ठीक है, ये चैलेंज हमारे पास बन रहा है। प्लस साथ में वो केमिकल्स हमारे जो फूड है उसका भी पार्ट बनते जा रहे हैं, हमारी डाइट का पार्ट बनते जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, फिर इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि आजकल कुछ भी प्योर खाने को नहीं मिलता। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं तो उससे हमें जो है वो एक अच्छा जो है वो भोजन मिलेगा। और सिक्किम जो है वो भारत की पहली फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, और हिमाचल प्रदेश के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, सिमिलर हमारे पास कंडीशंस है, हम भी जो है वो एक ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो बन सकते हैं, जिसके लिए हमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक जो हमारे पास सिस्टम रहता है सारा, हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारे लिए एक एग्जांपल बन सकता है कि नदियों में फेंका जा रहा है मलबा, ये भी जो है वो एक तबाही के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम ये देख रहे हैं कि जो इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, हम इसको लिंक कर सकते हैं जैसे डंपिंग साइट हो गई। तो डंपिंग साइट आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे तो वो रिवर्स के छोटी छोटी जो नदियाँ हैं शिवालिक रीजन में, उसके साइड्स पे जो है वो क्या है, डंपिंग जोन बना दिए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक तो पानी को ब्लॉक कर रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद अगर पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो मिट्टी को भी काट कर अपने साथ ले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो जो रिवर बेड है उसको भर देंगे। अगर वो उस रिवर बेड को भर देते हैं तो फिर पानी कहाँ बहेगा, पानी फिर सड़कों में निकलेगा, पानी फिर विलेजेस से क्रॉस करेगा। तो ये एक चैलेंज है, और ये किसकी वजह से बना जा रहा है, सिर्फ एक मलबे की वजह से बना जा रहा है कि वो डंपिंग साइट उनको बना दिया जा रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है वो एक एग्जाम्पल बनेगा जिसको हम मेंस में लिख सकते हैं। सेकेंड उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये एक अचीवमेंट है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें एक ही दिन में जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, चाहे वो एक नॉर्मल हो या फिर कोई ऑफिसर हो, वो सभी के यहाँ पर एफर्ट्स हैं, और एक ही दिन में 90 से ज़्यादा सड़कों को जो है वो रिन्यू मतलब दोबारा से शुरू कर दिया गया था, जो कि लैंडस्लाइड्स की वजह से ठप हो गई है। तो ये भी जो है वो एक हमारी जो है वो अचीवमेंट है, और इसको हम लिख सकते हैं कि अगर सरकार काम कर रही है तो सरकार कितने बेहतर तरीके से जो है वो रिस्टोर कर रही है रोड्स को। तो आप इसको लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। और देर इज़ नो डाउट यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब भी कोई डिज़ास्टर आती है तो उसमें सरकार और लोग दोनों मिलकर जो है वो उन डिज़ास्टर, वो चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी अलग नहीं है, सरकार भी वही है जो हमने बनाई है। तो सरकार अगर हमने बनाई है, हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, सरकार हमें सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली कोई भी चैलेंज हमारे पास आए हम उसको ईजिली एड्रेस कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये लिंक करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ। तो ये जो पॉइंट है इसको आप मेंस में एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ये अभी क्या है कि बाढ़ के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। ठीक है, कैसे शुरू हुई है,
देखो हिमाचल प्रदेश एक हिली एरिया है, तो पानी का तो सिंपल सा कंसेप्ट रहता है कि वो ग्रेविटी विद ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ ही बहेगा, यानी कि प्लेन्स में एंटर करेगा। तो अब पंजाब में जो है वो क्या हो रहा है कि इसको लेकर जो है वो डिबेट डिस्कशन चला है कि बाढ़ कैसे आई, क्यों पंजाब में इतने ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले। तो पहला जो क्लियर चैलेंज रहता है वो रहता है कि खनन की वजह से नहीं। उन्होंने कहा कि भाई जो ये मतलब एक तरह से माइनिंग हो रही है इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ आई। अब उन्होंने सिंपल ऐसे कह दिया, बट लेकिन इसके लिए भी हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, हम इसको लिंक कर सकते हैं कि हिली एरियाज में तो चलो मान लिया बारिश ज़्यादा हो रही है, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, लेकिन प्लेन्स में कैसे कैसे फ्लड्स आ सकते हैं, क्या क्या कारण रह सकते हैं उनके, तो हम वहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो कारण रहता है वो रहता है खनन, यानी कि माइनिंग, वो भी कौन सी, इलीगल। एक ये पॉइंट हो गया। सेकेंड, उसके बाद रिवर बेड, वहाँ के जो नेता है, वहाँ के जो एनजीओज है, उन्होंने भी कहा कि जो रिवर बेड से उनको साफ़ नहीं किया गया बारिश से पहले, तो फिर वो रिवर बेड क्लियरली अगर हम देखें तो उसमें जो है वो आपको काफ़ी सारी डेब्री देखने को मिलेगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी जो है वो पानी जो है वो फिर क्या हो गया, प्लेन्स में इधर उधर जो है वो चला गया। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, थर्ड, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो पंजाब में अगर हम बात करें तो एक प्लेन रीजन है, ठीक है, और ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे डैम्स जो है वो रिवर्स के ऊपर बनाए गए हैं, और पंजाब में जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे कि चनाब हो गया, रावी हो गया और ब्यास हो गया, सतलुज, तो ये जो रिवर्स हैं अगर हम बात करें, इन रिवर्स का जो पानी है वो डाइवर्ट करके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुँचाया गया है। और जो रीजनल जो शिवालिक रीजन में जो सीजनल जो नाले हैं बारिश होने की वजह से उनमें पानी बहुत बढ़ जाता है, और फिर कहीं ना कहीं जो है वो चैलेंजेस बन जाते हैं। इवन पंजाब में भी अगर बारिश हो रही है तो फिर वो बारिश का जो पानी है प्रॉपर, अगर सीवरेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर पानी का निकास नहीं हो रहा है, तो वो पानी वहीं पर खड़ा हो जाएगा। कितने टाइम जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, अगर कंक्रीट है तो पानी भरना शुरू हो जाएगा। और पंजाब में अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आपको भी कंक्रीट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो पानी वहीं खड़ा रहेगा और पानी वहाँ भर जाता है। तो इसका जो चैलेंज हम पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो पीजीआई है, हम एक छोटा छोटा एक जो है वो कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं, ये आप जो है वो समझ सकते हैं, इसको भी आप मेंस में लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, आपदा के जो जख्म है उनको भरने के लिए बरसों लग जाएंगे। अब यहाँ पर डाटा ऑलमोस्ट देखा जा रहा है, तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ने जो बताया है कि कितना नुकसान हुआ है, तकरीबन 5700 करोड़ का नुकसान जो है वो उत्तराखंड को हुआ है, जिसमें धराली की जो क्राउड बर्स्ट है वो एक कॉमन एग्जाम्पल रहता है, आप इसको लिख सकते हैं, और ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने में हिमाचल प्रदेश में 360 से ज़्यादा की जो मौत हुई है, जो कि गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ठीक है। अभी लाइक जैसे कि हम लोगों में बातचीत चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट लेकिन गवर्नमेंट एज पर द गवर्नमेंट सोर्सेज। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो 4000 करोड़ के करीब जो है वो हिमाचल प्रदेश को भी जो है वो अभी नुकसान हुआ, ये सिर्फ एक आंकड़ा लगाया जा रहा है। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि दशक की जो है वो सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक एक आफत की बारिश जो है वो मानी जा रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो अभी तक जो है वो 123 लोगों की जो है वो जान जो है वो गई है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखो बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है, लोगों की जान जा रही है, बट लेकिन ये सभी जब हमें पता है कि इतने चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग पहले से ही क्यों प्रिपेयर नहीं होते, क्यों जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि बारिश हो रही है, ओ इतने लोग यहाँ पर क्राउड बर्स्ट आ गया, ऐसे चैलेंजेस हो गए, तो हमें खुद से भी जो है वो भी इनिशिएटिव जो है वो शुरू करने पड़ेंगे, ताकि हम खुद अपने जो हिमालयाज उनको बचाएं। ये हमारा हम सभी का जो है वो इनिशिएटिव रहता है। इसमें कॉमन सा जो हम फॉलो कर सकते हैं वो रहता है एफॉरेस्टेशन कैंपेन को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है हिमालयाज़ को बचाने के लिए। ग्रीन स्टेट का जो विज़न है उसको प्रमोट करने के लिए हिमालयाज़ में पेड़ लगाना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.8 लाख करोड़ जो है वो 8 लाख करोड़ जो है वो बाढ़ से जो है वो प्रभावित हुए, ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 लाख जो हेक्टेयर जो फसल है वो ख़राब हुई, यानी कि क्रॉप को भी जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जो है वो देखो, हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, वहीं पंजाब में अगर बात करें तो फ्लड्स, तो यहाँ पर जो है वो क्रॉप का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है, और तकरीबन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 46 के अराउंड जो है वो लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। तो देखो पंजाब में भी जो है वो नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी, और उत्तराखंड में भी। देन उसके बाद आपको याद रखना है कि 1988 में पंजाब में जो है वो लास्ट टाइम जो है फ्लड आई थी, उसके बाद अभी दूसरी बार जो है वही सबसे भयंकर जो है फ्लड मानी जा रही है।
देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये थोड़ा डेवलपमेंट से लिंक करते हैं, फ्लड्स के बारे में बहुत बात कर ली। तो अब यहाँ पर देखो स्विट्ज़रलैंड में जैसी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, जैसा टूरिज़्म जो है वो स्विट्ज़रलैंड में प्रमोट हो रहा है, वैसा ही जो टूरिज़्म है वो हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। ऐसा हमारे किसने कहा, जो डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम कौन है, मुकेश अग्निहोत्री जी। तो उन्होंने कहा कि रोप वे प्रोजेक्ट लगाएंगे, ठीक है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। और जैसा उन्होंने मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल रखा है कि स्विट्ज़रलैंड में जैसा टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है ना, वैसा ही कुछ कंसेप्ट जो है हम यहाँ पर भी प्रमोट करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में किस रीजन को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है वो। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द अट्रैक्टिव प्लेस रहता है हिमाचल प्रदेश का। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक तो रोपवे की बात की जा रही है, और कितनी रोपवे की अगर लेंथ की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो लेंथ है वो है 13.79 किलोमीटर, ठीक है, रोपवे है। और इसकी परमिशन मिल चुकी है। और इसका अगर हम बात करें एक प्रोजेक्ट का कितना जो है वो प्राइस मतलब कितना कॉस्ट रहती है, तो आपको याद रखना है 1734.70 करोड़, इतने का जो है वो ये पूरा रोपवे का प्रोजेक्ट बनेगा। इसके साथ अदर प्रोजेक्ट भी प्रमोट हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि 50 करोड़ का जो है वो एक मतलब 50 करोड़ रुपए का जो है वो एक जो है वो 19 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेंगे, प्लस साथ में 25 करोड़ की रुपए की लागत वाले जो है वो 3 प्रोजेक्ट जो है वो बनेंगे, और दिसंबर 2026 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये डाटा है जिसको आप लिख सकते हैं। रोपवे का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है, जिससे टूरिज्म भी प्रमोट होगा, जिससे स्टेट की जो इकॉनमी भी चलेगी, और नेशनल लेवल पर भी जो वैसे प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि टूरिज्म में हम देखते हैं कि टूरिज्म इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म के अदर सेक्टर भी रहते हैं जिनको हम हिमाचल प्रदेश में लिंक कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रिलीजियस टूरिज्म, जैसे कि बुद्धिज्म एक कॉमन एग्जांपल रहता है। सेकंड उसके बाद हम लिंक कर सकते हैं मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म कैसे, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रिलीजियस और मेडिकल दोनों को ही आप जो है लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, जो जयराम जी है, फॉर्मर सीएम रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, ठीक है, को जो है वो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें सेंटर की तरफ से 5150 यानी कि लगभग 51,000 करोड़ रुपए जो है वो सेंटर से मिल रखे हैं। बट लेकिन अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक तो पहले एक क्लियरली ये बताया नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो आपदा प्रभावित है उनको राहत कोशी, ठीक है, जो राहत जो राशि है वो भी नहीं दी गई। एक ये पॉइंट आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 2023 से यहाँ पर जो है वो डाटा जो है वो लिखा दे, मतलब एक तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है कि इतना पैसा जो है वो दे चुके हैं। बट लेकिन स्टिल अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसका कोई हिसाब नहीं दिया, और जब उनसे हिसाब मांगते हैं तो वो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा जो है वो यहाँ पर जो है वो किसने कहा है, जयराम जी ने कहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2023 में जो पुल टूटा था अभी भी उसका मलबा वहीं पर ही है। तो ऑलमोस्ट सरकार ने जो है वो 2023 में 4500 करोड़ रुपए जो है वो एक आपदा राहत पैकेज जारी किया था, जिसका जो है वो अगर हम बात करें जब डिटेल मांगी तो सरकार ने अभी तक जो है वो मतलब ऑलमोस्ट उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो अभी तक 300 करोड़ भी जो है वो खर्च नहीं कर पाई है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है, मोदी सरकार से जो है वो हिमाचल को अभी तक मिल चुका है 54,662 करोड़। ये किसने कहा है, अनुराग जी ने। तो अनुराग जी ने कहा है कि पिछले 11 साल में हिमाचल प्रदेश के पास इतना पैसा पहुंच चुका है। बट लेकिन इतना पैसा अगर सरकार के पास पहुंचा है तो डिटेल्स पता नहीं कहाँ है, ठीक है, और किस तरह से खर्च किया जा रहा है, ठीक है। इवन जो विज़न है, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ने जो है वो 2047 तक का जो ये विज़न रखा है कि भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो इसमें जो है वो हम जो है बहुत तेज़ी से जो है वो इसकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देखो, अगर हम ये देखते हैं कि डिज़ास्टर का चैलेंज हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं हिमालयाज़ में बना हुआ है, या अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बना हुआ है, तो इसको लेकर हमें सोल्यूशन भी ढूंढने पड़ेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद हमें अगर हमने टारगेट रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, हमने अगर टारगेट रखा है कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर चलना है, हमने अगर टारगेट रखा है डेवलपमेंट का कि हमें जो है वो 2047 तक जो है वो एक डेवलप्ड इकॉनमी बनना है, तो ये सभी को अचीव करने के लिए हमें जो है वो डिज़ास्टर से रिलेटेड जो है वो मेजर्स लेने पड़ेंगे। डिज़ास्टर को जो भी चैलेंजेस आते हैं डिज़ास्टर से रिलेटेड, हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब कैसे एड्रेस कर सकते हैं हम इन चैलेंजेस को, तो देखो डिज़ास्टर को लेकर जो है वो आपको 3 कंसेप्ट रहते हैं। सबसे पहला डिज़ास्टर को लेकर कंसेप्ट रहता है दैट इज़ अर्ली प्रिपेयर्डनेस, हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। सेकेंड उसके बाद रहता है ड्यूरिंग डिज़ास्टर।
ड्यूरिंग डिज़ास्टर में आते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस, कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने चाहिए, ठीक है। प्लस साथ में जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको सेफ प्लेस पर लेकर जाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद जो थर्ड जो आता है यहाँ पर, जो फैक्टर आता है, फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि डिज़ास्टर के बाद हम किस तरह के जो है वो मेजर्स ले रहे हैं। रिपोर्ट्स, एनालिसिस और पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पर रहना चाहिए, डाटा कलेक्शन यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए जो है वो हम पूरे जो है वो प्रिपेयर हो जाएँ। तो इस तरह से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एक होलिस्टिक वे में जो है वो डिज़ास्टर का जो चैलेंज है उसको एड्रेस कर सकते हैं। और इसमें लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी जो है वो फर्स्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है अगर कोई भी डिज़ास्टर होती है। उस समय पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वही जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको ट्रेन करना, डिज़ास्टर ड्रिल्स को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि डिज़ास्टर ड्रिल्स होते नहीं हैं, अगर आप देखोगे तो मानसून से पहले जो स्कूल कॉलेजेस में जो डिज़ास्टर ड्रिल्स करवाती है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बट लेकिन हमें और ज़्यादा हाई लेवल पर जो है वो इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर और क्या क्या जो है वो सोल्यूशन हमारे पास रह सकते हैं। प्लस साथ में हमें लोगों से भी सोल्यूशन जो है वो लेने चाहिए, जैसे पुराने बुजुर्ग हैं उनसे जो है पूछना चाहिए, नेचुरल टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए, और ये पंचायत के थ्रू जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। तो पंचायत का एक फंक्शन ये भी एक हेल्पफुल रहेगा, और ग्राम सभा जो है वो इसका एक पार्ट बन सकती है। आई होप जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है वो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब।